अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एप्स्टीन फाइल्स। ये 3 ईएफ हैं, लेकिन ये पहले तीसरा वाला मजाक है। बट पहले दो जो ईएफ हैं, ये आपस में क्या सिमिलरिटी रखते हैं? एपिक फ्यूरी आप आजकल देख रहे हैं, ईरान के खिलाफ जो इनिशियल डेज में कार्रवाई की गई थी उसको यही नाम दिया गया था। इसी तरह 2003 के अंदर ईरान के पड़ोसी इराक के अंदर वहाँ भी एक ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। और ये ईएफ की टर्मिनोलॉजी है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये अमेरिका की अटैम्प्ट है कि वो उसी ज़माने की वॉर हिस्टेरिया को ड्रम अप करे जो 9/11 के बाद पैदा होने वाली थी, जब अमेरिका को कॉलमिस्ट डिस्क्राइब करते थे एक बदमस्त हाथी की मानद, कि जो कहता है मेरे रास्ते में जो चीज़ है उसको मैं कुचल दूँ। क्यों? मेरे खिलाफ 9/11 करने की जरूरत कैसे हुई? यहाँ पे मैं एक एनेक्डोट सुनाना चाहूँगा कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो अमेरिका में रहते थे। वो हाई स्कूल के अंदर जब ये 9/11 का सारा और इराक वॉर का वो फरवर था, पागलपन था, जुनून था, जंगी जुनून था अमेरिकन अवाम के ऊपर, तो उनसे जब वो लोग पूछते थे कि तुम कहाँ के हो, तो वो कहते थे मैं पाकिस्तान का हूँ। तो वो कहते थे कि आप पाकिस्तान, इज़ दैट इन इराक? यानी पाकिस्तान इराक के अंदर है। यानी हर चीज़ जो आउटसाइड ऑफ अमेरिका थी या आउटसाइड ऑफ यूरोप थी, वो इराक थी। रेगिस्तान थे, पहाड़ थे, वहाँ पे टावल पहनने वाले, कपड़े लिबास लंबे लंबे चोगे पहनने वाले, बड़े बड़े गंदे अल्फाज से हमें याद करते थे वो, मूज़लैम्स रहते थे वहाँ पे। और हर जगह इराक थी उनके लिए, और हर जगह पे सदाम हुसैन छुपा हुआ था, कि ऐसा वॉर हिस्टेरिया था। और उसामा बिन लादेन कहीं बगल में उसकी साथ वो छुपा हुआ था सदाम हुसैन की। ये वॉर हिस्टेरिया था। उसी की एनर्जीज को कैप्चर करने के लिए इसका भी नाम एपिक फ्यूरी रखा गया। और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं कि स्टार्ट ही की जंग के अंदर डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स की अटैम्प्ट की गई, जहां एक्चुअल लड़ाई एंड्योरिंग फ्रीडम की 20 और 21 मार्च को शुरू हुई 2003 में। वो 17 मार्च को पहले ही जाके एक डोरा फार्म्स नामिया एक फार्म हाउस पे, सदाम हुसैन कुछ रेस्ट करने गए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने डिकैपिटेशन स्ट्राइक की अटैम्प्ट की अमेरिकन ने, और वहाँ पे 40 से ज़ायद टॉमहॉक मिसाइल मारे। वो डिकैपिटेशन स्ट्राइक नाकाम हो गई, सदाम हुसैन वहाँ से निकल गए। और सदाम हुसैन एक स्पिरिचुअल फिगर हेड की, या एक मतलब स्पिरिचुअल रूहानी से मुराद यानी मजहबी पेशवा नहीं, बट स्पिरिचुअल इन द सेंस के सिंबॉलिक फिगर हेड की शक्ल में वो इराक की वॉर के एक वो बाकी रहे लीडरशिप के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क हुआ कि ईरान की टॉप लीडरशिप जो है वो टारगेट हुई, और वो काफ़ी सक्सेसफुली टारगेट हुई, बिकॉज पिछले 20 सालों के अंदर टारगेटिंग टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत इंप्रूव कर गई हैं अमेरिका की। प्लस ईरान की अंदर यहूदियों की यानी इजराइलियों की जो प्रेजेंस है, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस है। तो उसकी बुनियाद पे आपने देखा कि एपिक फ्यूरी के स्टार्ट में भी ईरान की टॉप ब्रास को टारगेट किया गया, ऑल द वे फ्रॉम आयतुल्ला खामेनाई डाउन टू मिड लेवल मैनेजमेंट, जो सिविल साइड पे हो चाहे वो मिलिट्री साइड के ऊपर हो, IRGC के अंदर। और आपको सामने है कि बहुत ज़्यादा असैसिनेशंस और शहादतें आपके सामने आ गई, बड़ी तादाद के अंदर। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ कि टॉप लीडरशिप का जो निज़ाम है वो एक नज़रियाती निज़ाम है। वहाँ पे जब सदाम हुसैन टारगेट हुए, उनके बेटे टारगेट हुए, उनको फ़रार होना पड़ा, उनको हाइडिंग में जाके अपनी रेजिस्टेंस फैक्शंस को लीड करना पड़ा, तो वहाँ पे आपको ये नज़र आया कि प्रिटी मच जो है वो इराक इनिशियली क्रम्बल कर गया, कलेप्स कर गया। और हम अगेन इनिशियल कलेप्स और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन पे बाद में आएंगे। बट इराक के अंदर का वो जहाँ इनिशियल कलेप्स नजर आया था, यहाँ पे ईरान 40 साल से ये सारे सबक लेके आप समझें तैयारी कर रहा है ऐसी चीज़ की, और उसने अपनी एक आइडियोलॉजिकल बेस पे बहुत ही डिसेंट्रलाइज कमांड बनाई हुई है, चाहे वो मिलिट्री फोर्सेस की हो, चाहे वो डे टू डे म्यूनिसिपल सर्विसेज की हो, गवर्नमेंट फंक्शनिंग की हो। और हर बंदे को विदाउट कम्युनिकेशन या विद कम्युनिकेशन अपनी अपनी जगह अपनी अपनी पोस्ट पे पता है कि मैंने किस जगह को टारगेट करना है, मैंने क्या करना है, और मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो बहरहाल शौक ए नौ का ऑपरेशन शुरू करते हैं, और 21 मार्च को अमेरिका 1700 सॉर्टीज करता है। 1700 सॉर्टीज यानी 1700 बार अमेरिकन फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स ऑपरेशन रन करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्यूलिंग करते हैं, नया एम्यूनिशन, नए 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 एम्यूनिशन उस पर लोड करते हैं, और दोबारा यानी 1700 बार 24 घंटे के लिए इराक में मेजरली, बट बगदाद में कैपिटल सिटी के अंदर प्राइमरीली कारपेट बॉम्बिंग का सिलसिला चलता है। इसको शॉक एंड ऑ का नाम दिया जाता है। यही सिमिलर टर्म ईरान के मामले में भी इस्तेमाल की जा रही थी कि जो पहले 6-7 दिन की लगातार सिविलियन एरियाज़ के अंदर IRGC कमांड के ऊपर, सिविल कमांड के ऊपर, और इवन मोहल्लों के अंदर जो फैमिलीज़ को और स्कूलों को टारगेट किया जा रहा था,
वो ऑपरेशन शॉक एंड ऑ के तहत किया जा रहा था कि अमेरिका की वॉर डॉक्ट्रिन का ये हिस्सा बन चुका हुआ है इराक वॉर में इसकी कामयाबी देखने के बाद कि टॉप लीडरशिप को डिकैपिटेट करो, यानी मुल्क को डिसफंक्शनल बनाओ, और उसके बाद एक बड़े पैमाने पे सिविल मिलिट्री हर किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तबाही फेरो वहाँ पे, इतनी शहादतें वाक़या हो जाएं आम लोगों की कि खौफ व जान की कैफियत फैल जाए कि अमेरिकन फ़ौज के दाखिल होने से पहले जो है वो लोग दिल बर्दाश्त होकर हिम्मत हार के फेंक दें। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन की जाता है, क्योंकि अमेरिका जो जंग है वो वर्टिकली पहले करता है, आसमान से पहले करता है। जब इराक के अंदर ये एरियल बम्बार्डमेंट हो रही थी तो इराक के अंदर एक साइजेबल पॉपुलेशन थी जो रिलीव्ड थी। क्यों? अनफॉर्चुनेटली सदाम हुसैन एक बहुत ही ब्रूटलाइजिंग किस्म के अरब डिक्टेटर थे। वो सुन्नी अकलियत से ताल्लुक़ रखते थे और एक शिया अक्सरियत पे हुक्मरानी चलाते थे, नंबर वन। नंबर टू, वो कुर्द अकलियत को भी, जो कि एक साइजेबल अकलियत थी, जो एक आप समझ लें 3 से 4 ममालिक के दरमियान एक ऐसा एथनिक ग्रुप है मुसलमानों का जो स्प्रेड आउट है और कॉन्स्टेंटली जो है वो अपने दर दर फिरता है तुर्की में, इराक में, सीरिया में वगैरह वगैरह, कि उसको कुछ हिस्सा मिल जाए, कुछ सरजमीन मिल जाए। जिस तरह के 20वीं-21वीं सदी के अंदर ये लिसानी बुनियादों पे या कौमी बुनियादों पे सभी को एक आधा मुल्क मिल गया था, बट कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा लिसानी या कौमी गिरोह है जिनको ऐसा कोई मुल्क नहीं मिला। अगेन ये कुर्दों की एक लंबी तारीख है कि कैसे वो अपनी जायज़ सियासी डिमांड्स को लेके मिसयूज़ भी हुए हैं, कई जगह उन्होंने जायज़ मुतालबे भी किए हैं, लेकिन ये एक पूरा एक फैक्शन था इराक के अंदर जो डिसग्रंटल्ड था कम्प्लीटली। क्यों? इन्होंने सिविल वॉर भी लड़ी हुई थी सदाम हुसैन के ख़िलाफ़, बहुत ही ब्रूटलाइजिंग सिविल वॉर, और अमेरिकन एयर सपोर्ट जो है जैसे ऑल ऑफ अ सडन आप कह लें उनकी आज़ादी की स्ट्रगल में या उनकी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल में एक दोबारा जान में जान भर गई थी। इसी तरह जो शिया आप कह लें सेंटर था इराक का, वो काफ़ी सिंपैथेटिक था ईरान को भी, और जनरली वो सदाम हुसैन के मामले को लेके काफ़ी वो नाराज़ था। इसी तरह सदाम हुसैन ने एक बहुत लंबी तवील सिविल वॉर भी लड़ी हुई थी इराक के अंदर, और एक इंटरनेशनल पैमाने की जंग ईरान के साथ भी लड़ी हुई थी और कुवैत के साथ भी लड़ी हुई थी। यानी गल्फ वॉर में वो ऑलरेडी कुवैत स्लैश अरब गल्फ ममालिक स्लैश अमेरिका की कंबाइंड फोर्सेस को फेस कर चुका हुआ था। सदाम हुसैन को और इराक को थका के मारा गया, यानी 40 साल, जिस तरह ईरान 40 साल में थकाए जाने की कोशिश की गई है, आप कंपेयर करें अगर, तो इराक पे सैंक्शंस बहुत इफेक्टिव थे। इराक के पास कोई ट्रेडिंग पार्टनर्स की ऑप्शन नहीं बनती थी। क्यों? अमेरिका एक यूनिपोलर मोमेंट के अंदर था। अमेरिका जो है वो यूनिवर्सली डोमिनेट कर रहा था प्लेनेट अर्थ को और ट्रेड के सारे नोड्स को कंट्रोल कर रहा था। तो इराक को ट्रेडिंग पार्टनर्स बड़े शाज़ व नाज़िर मिलते थे। चीन और रूस उस तरह के उभर के सामने नहीं आए हुए थे कि वो इतना दंदनाते फिर, इसके बावजूद कि वो एलाइड था रूस के साथ, लेकिन इतना दंदना के फिरने वाला वो माहौल नहीं था। तो इराक सैंक्शंस की दबाव में, लोकल डोमेस्टिक एथनिक स्ट्राइफ की दबाव में, अमेरिका के साथ, कुवैत के साथ, ईरान के साथ लड़ाई के दबाव में, प्लस जो डी न्यूक्लियराइजेशन और जो उनकी केमिकल वेपन्स प्रोग्राम को डीकमीशन किया गया था एज पर द यूएन की इंस्पेक्शन टीम्स अमेरिका के कहने के ऊपर, और सदाम कोऑपरेट कर रहा था, ये चीज़ जो है वो इराक को मरवा गई। ये फैक्टर्स इकट्ठे हो गए, इराक को मरवा गए। एरियल बम्बार्डमेंट की स्टेज में ही इराक की जो मैनेजमेंट थी, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी ऑफ द बाथिस्ट रजीम, यानी इराक का मुल्क कायम रहा, इराक के रेजिस्टेंस कायम रही उसके बाद भी, और बल्कि इराक के बारे में तो यही कहा जाता है कि फर्स्ट इट कोलैप्स्ड एंड देन इट डिडंट, देन इराक खड़ा हो गया पैरों के ऊपर, उसने लड़ाई लड़ी, क्योंकि बाथिस्ट रजीम जो है वो फौरन कोलैप्स कर गई। इसी तरह एरियल बम्बार्डमेंट का प्रोग्राम ईरान के अंदर भी ये बनाया गया। 30 से 40 साल का सैंक्शंस की रजीम थी। ईरान भी इराक से लड़ा है। ईरान ने कोई मेजर सिविल वॉर नहीं लड़ी, बट उसने भी टेररिज्म के साथ डील किया है जो लिसानी और एथनिक ग्रुप्स का होता है। ईरान ने भी सैंक्शंस फेस की, लेकिन फ़र्क है कि चीन और रूस के साथ जो अलायंस है, चीन की ऑयल डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर एक साइजेबल पोर्शन की, और आप कह लें एक ब्लैक मार्केट ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ी की गई है डॉलर रजीम से बाहर निकलने की, उसके अंदर ईरान ज़्यादा रिजिलियंट भी साबित हुआ है, और फैक्टर्स जो हैं वो ईरान के मामले में ज़्यादा फेवरेबल रहे हैं। इसी तरह ईरान की जो 55 से 60% जो फ़ारसी पॉपुलेशन है वो ख़ासी तौर पे सहमत भी है और खुश भी है ईरानी रजीम के साथ, और मजहबी रुझान भी रखती है उनके साथ, क्योंकि वो ना सिर्फ आयतुल्लाह खामेनी जो हैं वो सियासी रहनुमा हैं, वो मजहबी पेशवा भी हैं अहले तशीह ग्रुप्स के, और ख़ासतौर पे ईरान वालों के। और इसी तरह जो लिसानी ग्रोह जो अक़लियतों में भी हैं वो इतने ज़्यादा परटर्ब्ड या डिस्टर्ब्ड नहीं है ईरान के अंदर। यानी अगर
मसाइल उनके भी हैं, बलोचों के अंदर, कुर्दों के अंदर, आज़रियों के अंदर, बट जनरली अगर आज़रियों की बात करें तो वो तो इंतहाई एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी है जो तुर्कमान होते हैं। लेकिन जो इवन बलोच और कुर्द हैं वो उतना बुरा हाल नहीं है जितना कि इराक के अंदर था। ये उनकी मटेरियल कंडीशंस के ऊपर कमेंट्री नहीं है, ये सिर्फ एक मैं अगेन उनसे भी बड़ी जातियाँ होती हैं ईरान के अंदर, लेकिन ये एक कमेंट्री है सिंपली ऑन उनकी वायलेंट टेंडेंसीज की कि क्या वो ऑर्गेनाइज्ड हैं पॉलिटिकली इनफ कि वो एक वायलेंट ऑपरेशन लीड कर सकते हैं ईरान के खिलाफ। तो हकीकत ये साबित होती है कि उस तरह से ऑर्गेनाइज पैमाने पे नहीं, क्योंकि कुर्दों की एनर्जीज इराक और सीरिया के अंदर भी स्पेंड हो चुकी हुई हैं। अगर इराक पे रहने वाले ईरानी कुर्द जो मिलिशिया ग्रुप्स अमेरिका मोबिलाइज करना भी चाहता था ईरान के खिलाफ, उनकी एनर्जीज प्रीटी मच इराक और सीरिया की लड़ाइयों के अंदर पिछले 20-25 साल में स्पेंड हो चुकी हुई हैं। मैंने वो कहा ना कि ना वो अमेरिका है 2003 वाला, और ना ही वो ईरान जो है वो इराक है 2003 वाला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें, बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह ईरान के अंदर एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के मौके बनस्बत इराक के बेहतर थे। सैंक्शंस के अंडर गुर्बत तो देखी है ईरानियों ने, लेकिन वो मैस फैमिन और डेथ और अद्वियात की कमी से अमवात, वो इराक वाला बुरा हाल नहीं था। इराक की सैंक्शंस को प्लीज़ जाके स्टडी कीजिएगा, और अगर आप कंपेयर करें ईरान की सैंक्शन से तो ईरान हैज़ हैड अ मच बेटर डील। नॉट कि वो सैंक्शंस फेयर थी, बट दुनिया की इकोनॉमिक रियलिटीज़ चेंज कर चुकी हैं। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी हम ग्राउंड इन्वेजन पे आते हैं, ये सारी बात चुभेगी हमारे दोस्तों को और भाइयों को। इराक के ख़िलाफ़ उसके सारे एलाइज जो थे वो अपने ड्राई अप कर चुका हुआ था, और इराक के ख़िलाफ़ गल्फ़ ममालिक भी, इसराइल भी, अमेरिका भी, और उसका पड़ोसी ईरान भी उसके ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रहे थे। ईरान के मामले के अंदर ईरान की गुड लक है कि उसके पड़ोसी उसके अच्छे हैं, या आ, उनकी डिपेंडेंसी है ईरान के ऊपर, एंड वाइस वर्सा इंटरडिपेंडेंसी है हमारी। बट ईरान के मामले में सिर्फ इराक ही एक थ्रेट का वेक्टर बनता है, या आज़रबाईजान। अफ़गानिस्तान नहीं बनता और पाकिस्तान नहीं बनता। एंड दिस इज़ टू आर क्रेडिट कि इसके बावजूद कि ईरान के साथ और इवन अफ़गानिस्तान के साथ भी ईरान के बड़े नेगेटिव रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन हमने कभी उसको उस पैमाने तक जाने नहीं दिया कि जो एक ईरान इराक वॉर स्टाइल, या एक इराक की हॉस्टिलिटीज़ थी अपने नेबर्स के साथ या अरब गल्फ़ के साथ, एंड सो ऑन। तो ईरान के पास ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव जा रहे हैं उसके फेवर में। इसके बावजूद कि बहुत मैसिव लेवल पे सिविल प्रोटेस्ट हुए हैं एंटी इस्लामिक रिजीम, और अमेरिका ने भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं, मुसाड ने भी ऑर्गेनाइज किया है और मुसाड ने भी करवाए हैं, और एक जेन्युइन ऑर्गेनिक सेंटिमेंट भी उनके खिलाफ। लेकिन एरियल बम्बार्डमेंट जो है उस तरह की कौम को कर देता है यूनाइट, जहाँ पे इतने पक्के फॉल्ट लाइंस ना हो, क्योंकि जब वो एरियल बम्बार्डमेंट देखते हैं तो सब वो झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने खुद भी देखा कि ईरान के अंदर जो तनकीद करने वाला तबका भी था वो भी मजहबी तौर पे वापस उस धारे में आ गया और आयतुल्लाह रजीम के पीछे खड़ा हो गया। तो ईरान के हक में सारे फैक्टर्स जा रहे हैं और अमेरिका के हक में नहीं जा रहे। अब अगर इसकी बनस्बत देखा जाए तो ग्राउंड इन्वेजन इराक के अंदर इमीडिएटली लेड टू कोलैप्स। क्यों? नंबर एक, इराक की जोग्राफी। इराक एक रिवर वैली है, यानी आप समझें कि जिस तरह हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फ्लैट, बड़ा फर्टाइल फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पे दो दरियाओं के दरमियान हमारी है ना सिविलाइजेशन, ये पंजाब और सिंध वाली। तो ये इलाका बड़ा ही इनडिफेंसिबल होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है इसको डिफेंड करना। तो इराक जो है वो इमीडिएटली, और प्लस जो पॉलिटिकल मैंने विल वाले आपको प्रॉब्लम बताई, तो अमेरिकन जब रोल इन किए उनके टैंक बटालियंस, तो उन्हें वहीं रेजिस्टेंस मिली जहाँ पे वो शहरों में या बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब दाखिल हो गए तो वहाँ वो एम्बुश हो जाते थे। लेकिन खुले मैदानों के अंदर जहाँ पे एयर डिफेंस होती है आपके पास या एयर सुपीरियॉरिटी होती है, तो वहाँ आपसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर इराक की वो टाइमलाइन को मैनेज करें तो पहले चंद सालों के अंदर इराक कंप्लीटली कोलैप्स कर जाता है, पहले चंद महीनों के अंदर। और जब तक उसके मेजर अर्बन सेंटर जैसे फलूजा के अंदर इराकी आर्मी के रेगुलर्स और जो आम सिविलियंस जो मजहबी जुनून में आके जिहादी तंजीमों में गए, या जो बाहर से आने वाले अरब और गैर अरब फाइटर्स आए इराक के दिफा के अंदर, जब तक उनका क्रिटिकल मैस नहीं बिल्डअप हुआ फलूजा जैसे शहरों के अंदर, तो वहाँ पे फिर तब तक रेजिस्टेंस का वो माहौल नहीं बन सका।
इसकी बनिस्बत अगर देखा जाए तो बाथिस्ट आर्मी को कंपेयर किया जाए IRGC के साथ या बसीजी फोर्सेस के साथ या कोई भी और रेगुलर आर्म फोर्सेस के साथ ईरान के अंदर, तो इनके इंतहाई डिसेंट्रलाइज कमांड्स हैं। अगर जैसा टॉप रजीम जब कोलैप्स करना शुरू हुई, कमांड्स आना बंद हुए, तनख्वाहें डिस्पर्स सेंट्रल कमांड से होना बंद हुई, तो आपको डीबाथिफिकेशन नज़र आना शुरू होगी कि इराक की फ़ौज जो है उसमें डिफेक्शंस होगी, लोगों ने वर्दियाँ फेंक दी, लोगों ने असला फेंक दिया, बिकॉज वो एक आर्मी रेडी नहीं थी नज़रियाती तौर पे, कमांड एंड कंट्रोल के एतबार से, अपनी सेल्फ कंटेंड यूनिटों की शक्ल में नहीं थे कि हमने कब और कैसे और किधर से लड़ाई करनी है। इसके बनस्बत ईरान के अंदर जो है वो डिसेंट्रलाइज कमांड है, वो 30-40 साल से तैयारी कर रहे हैं इस लड़ाई की, उनके अंदर मजहबी और आइडियोलॉजिकल जुनून है इस चीज़ के लिए, वो मजहबी बुनियादों पे बिलीव करते हैं कि ईरान की ही फतह होगी इस जंग के अंदर, बल्कि इसको ये ऑलमोस्ट एस्केटोलॉजिकल आखिरी जंग मानते हैं, अपनी एक एग्जिस्टेंशियल वॉर मानते हैं अपने लिए, एक मजहबी तौर पे एग्जिस्टेंशियल वॉर मानते हैं इसको। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे होकर मेक श्योर करते हैं कि जब इराक के अंदर जिस तरह दाखिल हो गए अमेरिकन, उनको दाखिल होने दिया गया, ईरान के अंदर ऐसा माहौल नहीं होगा। अगर आप जोग्राफ़ी देख लें इराक की और ईरान की कंपेयर कर लें, तो वो भी आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि क्यों ये ज़्यादा मुश्किल भी होगा। सिर्फ फ़ौजी की बात भी नहीं है, जियोग्राफी की भी बात है। ईरान जो है वो साइज़ वाइज इराक से कई गुना बड़ा है, वो 1648 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है, और इराक जो है वो सिर्फ 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, यानी 4,38,000। तो ये जो ईरान है ये वेस्टर्न यूरोप के साइज़ का है। और अगर दो माउंटेन रेंजेस देख लें आप, इसकी जो अल्बोर्ज रेंज है और जो कैस्पियन कोस्ट पे है, और जो जैग्रोस रेंज है इसकी, तो ये दो बड़ी पहाड़ी रेंजेस हैं जिसके दरमियान मैदानी रेगिस्तानी इलाका बंद है, कैद है। तो इतने बड़ी टेरिटरी को जाके कंट्रोल करना, कट थ्रू करना बड़ा ही नामुमकिन होता है। तो ज्योग्राफी कंपैरिजन तो हो गया। तो इस केस में इराक की जंग में तो बात थी ना कि हम दाखिल होकर पूरा मुल्क कंट्रोल करेंगे, बगदाद और ये, और पहले ही बड़े शहरों में आगे थे। तो यहाँ पे अभी प्रोपेगेंडा अमेरिका कर रहा है या इसराइल कर रहा है कि हम सिर्फ खर्ग आइलैंड और चलो आने वाले दिनों में शायद हॉर्मूज का कोस्ट कंट्रोल कर लें जाके, हॉर्मुज़गान जो है। तो खर्ग आइलैंड इटसेल्फ की भी अगर आप ज्योग्राफी देखें तो उसको अप्रोच करने के जो तरीके हैं वो कुवैत से आना है या यूएई से आना है या सऊदी से आना है। तो ये एम्फीबियस इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट कंडक्ट करना कि आप 5 से 10 हज़ार जो हैं वो अमेरिकन फौजियों को मूव करेंगे एक आइलैंड को होल्ड करने के लिए, तो उस मूवमेंट के दौरान उनको टारगेट करना बहुत आसान है। और अगर वो उस आइलैंड के ऊपर आ भी जाएं टोटली, तो वो 4 से 5 किलोमीटर की टोटल चौड़ाई रखता है खर्ग आइलैंड। 4 से 5 किलोमीटर की टोटल चौड़ाई की आइलैंड को मिसाइल टारगेटिंग करना, ड्रोन टारगेटिंग करके हरास करना, वहाँ पे 4-5 से 10 हज़ार मरीन्स को टोटली स्ट्रैंड कर देना या उनको स्लॉटर हाउस में ले आना, तो ये बिल्कुल मुमकिनात में से है। ये जैसे अमेरिका अपना जैसे गलिपली टाइप नहीं तैयार कर रहा, जैसे बैटल ऑफ गैलिपोली नहीं था, बिल्कुल उस तरह अपने आप को बंद जगह में जाके पानियों के अंदर फंसा रहा है कि तुर्क ऊपर से आके, और इस केस में ईरानी जो आके, जैसा जंग अजीम अव्वल में गैलिपली का बैटल हुआ था, पढ़िएगा उसके बारे में, उस तरह अपने लिए गैलिपली तैयार कर रहा है कि तुर्क ऊपर से आके, इस केस में ईरानी आके हमारी फेंटी लगाएं। तो जुग्राफिया भी जो है वो ईरान के फेवर में जाता है इस जंग के अंदर। इराक की वॉर के लिए 3 लाख सोल्जर्स रिकमेंड किए गए थे कमिट करने के लिए, अमेरिका ने सिर्फ 1.5 लाख कमिट किए थे फौजी। आपको क्या लगता है ईरान जो पूरे वेस्ट यूरोप के साइज का मुल्क है, उसको होल्ड करने के लिए कितने रिकमेंड किए जा रहे हैं? 15 लाख सोल्जर्स रिक्वायर्ड हैं। अभी तक अमेरिका ने सिर्फ 50,000 इन्फेंट्री और 3 से 5,000 मरीन्स मूव किए हैं मिडल ईस्ट में, उस रीजन में अमैस करना शुरू किए हैं। तो ईरान का हॉर्मुज़गान का कोस्ट जो है वो अलग बात है, ये तो खर्ग आइलैंड को नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि खर्ग आइलैंड पे आप 1 लाख फौजी उतार दें, हालांकि नहीं उतार सकते, मुमकिन नहीं है, उतारना ही नामुमकिन में से है, लेकिन अगर उतार भी दें आप 1 लाख फौजी, तो आप ईरान की टोटल मिसाइल कैपेबिलिटीज़ या ड्रोन कैपेबिलिटीज़ तो नहीं रोक सकते ना। और वहाँ आप कॉन्स्टेंटली एवैक्स और एरियल डिफेंस के सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं चला सकते ना वहाँ पे, ये कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर जो है फाइटर जेट्स उसका दिफा करते रहें, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक डिसरप्शन की ज़रूरत है। जो फ्लो ऑफ ऑयल है हॉर्मुज़ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सारी तमाम जो मूवमेंट्स हैं वो तबाह नहीं करनी, आपको तमाम वहाँ सिपाही या अमेरिकन नेवल वेसल्स नहीं तबाह करनी, आपने एक को सिर्फ डैमेज करना है, आपने सिर्फ एक को हरास करना है, क्योंकि वो पूरी शिपिंग लेन के निज़ाम को रोक देती है। और आने वाले दिनों में ये हरासमेंट कैंपेन लेट से
ये भी मैं मान लेता हूँ कि ईरान नहीं मुकाबला कर पाती अमेरिकन फौज और अमेरिकन नेवी के साथ, तो वो अगर शिपिंग वेसल्स को टारगेट करना शुरू कर दें तो आने वाले 6 महीनों में आपको क्रू नहीं मिलेगा आइंदा। आपको आइंदा क्रू नहीं मिलेगा जो ऑपरेट करेगा शिपिंग वेसल। कहेगा ना बाबा माफी है मेरी, मैं क्यों जल के राख हो जाऊं पर्शियन गल्फ के अंदर तेल मूव करते हुए। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना, ह्यूमन रिसोर्स भी तो रिक्वायर्ड होती है चीज़ें करने के लिए। तो ये कंप्लीटली एक अबसर्ड नोशन है। लगता यही है कि इराक की कहानी दिखा के, जो कि लॉन्ग टर्म इंतहाई नाकाम जंग साबित हुई थी। क्यों? क्योंकि जब वो ऑर्गेनाइज हो गए, जिस तरह वो अरागाची साहब कहते हैं कि नो वी आर वेटिंग फॉर यू, वो तो वेट भी नहीं कर रहे थे इराक, उनकी तो तैयारी भी कोई नहीं थी। लेकिन जब वो मुल्क के अंदर दाखिल हो गए, बड़े शहरों के अंदर अट्रॉसिटीज़ हो रही थी, उस एरियल बम्बार्डमेंट ने एक ऐसा सेंटिमेंट पैदा कर दिया सुन्नी पॉपुलेशन के अंदर, ख़ासतौर पे कि हमने अमेरिका से लड़ना है। तो आप हर बड़े शहर के अंदर देखें, ख़ासतौर पे फलूजा के अंदर, कि हज़ारों की तादाद के अंदर आर्मी के रेगुलर्स, डिफेक्टीज़, पुलिस के, आम सिविलियंस, डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल पढ़ाने वाले मास्टर, गांव के बच्चे बच्चियां आके वहाँ पे उन्होंने मिलिशिया ग्रुप्स बनाए जो अलकायदा बने, जो कल को आने वाले दिनों में इवेंचुअली आप कह लें कि उन 3 बैटल्स ऑफ फलूजा के बाद वो आईसिस की शक्ल में मैनिफेस्ट की है कि ऐसी रूथलेस, एक्सट्रीम, अनफॉरगिविंग किस्म की मजहबी आइडियोलॉजी के साथ कि वो तो किसी को नहीं छोड़ते थे। उनके आज जॉर्डेनियन पायलट लग जाए तो वो उसको आग लगा देते थे। ये भी तो हुआ है इसी 20-25 साल के अंदर हुआ है। तो अमेरिका ने वहाँ पे हैवी कैजुअलिटीज़ फेस की, अपवर्ड्स ऑफ 4000 वहाँ कैजुअलिटीज़ हुई उनकी, 4500 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई। अमेरिकन आर्मी के लिए बहुत बड़ा ब्लो था। 20 साल अमेरिका एम्ब्रॉयल्ड रहा है इराक के अंदर, एंड एट द एंड उसने क्या मैनेज किया कि 4,38,000 के मुल्क के 3 टुकड़े बना दिए, अनमैनेजेबल टुकड़े बना दिए। ये कुर्दों का इलाका है, यहाँ पे अरबिल है, ये हमारी बेस है, यहाँ पे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे फॉरवर्ड बेस खड़ी कर दी। तो इराक का सबक जो है वो ईरानी पॉपुलेशन के सामने है। इराक का सबक जो है वो ईरानी मैनेजमेंट के सामने है। इराक की जोग्राफी कंपेयर टू ईरानी जोग्राफी मैच नहीं करती। हुजम ही और है ईरान का। ईरान की बैलिस्टिक और मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हों या ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हों, वो टारगेटिंग अपनी करती रहेंगी। डिसेंट्रलाइज कमांड हो, आइडियोलॉजिकल फर्वर हो, कौमी और लिसानी यकजहती हो, सब फारसी बोलते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तमाम फैक्टर्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि अमेरिका एक गलिपली की लड़ाई तैयार कर रहा है अपनी, और वो शायद यहाँ पे अपना झंडा आखिरी बार जो है वो गाड़ के चला जाए। कामयाब तो नहीं इस लड़ाई में हो सकता, और ईरान की कामयाबी का पैमाना है कि रजीम सर्वाइव कर जाए और ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बरकरार रहे, मोर और लेस। और एज लॉन्ग एज दे कैन कीप द हॉर्मुज स्ट्रेट क्लोज्ड, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला है। अब क्या होता है, संडे को ये वीडियो देख रहे हैं आप, सैटरडे को रिकॉर्ड हुई है, एक दिन के अंदर मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसी वीकेंड पे या मंडे तक ही फैसला होना है ग्राउंड फोर्सेस का। ऐसे ही है, आ जाए बिस्मिल्लाह, मैं कहता हूँ क्या ही हो सकता है। मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं है अमेरिकन के पास एक्सेप्ट वो पुल आउट कर लें। अब उनको जितने जितने वो स्टेप लेते जाएंगे तो अमेरिकन अवाम और अमेरिकन फ़ौज इस जंग में दलदल में फंसती जाएगी, फंसती जाएगी, फंसती जाएगी। हम दुआ करते हैं खैर के लिए, ईरान के लिए और अहले ईरान के लिए और ख़ित्ते के अमन के लिए, और कि ये आखिरी वो एक शरारत हो जिसके बाद इसराइल की ये ख़ात्मे का बायस बन जाए, क्योंकि अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते इस जिन को, इस शैतान को हमारे रीजन में। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।